एक तरफ हरियाणा में राम रहीम को छोड़ा जाता है, एक तरफ यूपी में टेनी के बेटे उनको छोड़ा जाता है जो किसानों पर गाड़ी रौंद कर किसानों को मार डालते हैं। हिजाब पर और स्टूडेंट्स ने क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, इस पर स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद है। इन तमाम जद्दोजहद में देश कहा जा रहा है, जिसे हम महासत्ता कहते हैं या विश्व गुरु कहते हैं, इन समस्याओं को लेकर, इस तरह के बातों को लेकर क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं, इसी पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार है जो इन सब बातों के जानकार है, संविधान के जानकार है और देश भर में इन समस्याओं को लेकर, जातिगत धर्म की और तमाम समस्याओं को लेकर एक अच्छी एक्टिविटी चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़ी गंभीर विषयों पर आज चर्चा हो रही है। एक तरफ पंजाब में भी इलेक्शन है, यूपी में भी है, और दोनों प्रदेशों में इलेक्शन एक प्रेस्टीज का भी इशू बन गया है। अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाती है तो पूरे देश से उसकी जमीनी ताकत जो है कमज़ोर हो जाएगी, उसकी मॉरलिटी कम हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश जीतने के लिए पूरे जी जान से लगा लगे। एक तरफ राम रहीम को छोड़ा जा रहा है, एक तरफ अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जिसने किसानों को रौंद दिया, गाड़ियाँ उन पर ले चली, उनके आंदोलन को रौंद दिया, उसको भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात की केसेस से बायकॉट खुद को अलग कर दिया, निर्दोष कर दिया। अजय कुमार बिष्ट ने जितने भी उन पे केसेस थी, जब वो सीएम बने उन्होंने भी कर दिया, और उसी प्रकार के इस कातिल को भी उन्होंने जेल के बाहर निकाला और राम रहीम को भी उन्होंने जेल के बाहर निकाला। ये सब बातों को आप कैसे देखते हैं? क्या इसको इलेक्शन के साथ जोड़ सकते हैं? ये नई प्रैक्टिस नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली का पार्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने, ये तो टोनी ने तो 8 लोगों को कुचल के मारा है अपनी गाड़ी के नीचे, उसकी वीडियो भी है, ऐसा नहीं कि वो कोई छुपी हुई बात नहीं। और उसके बावजूद भी एक्विटेड होता है तो वो कोर्ट भी बनाना कोर्ट से अलग हो नहीं सकता। कोर्ट से ये भी बरी हुई है खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2 से 3 हज़ार के बीच में लोग मारने के बावजूद 3,000 से ऊपर आर्मी, गुजरात साबरमती एक्सप्रेस के आग लगने के बाद के दूसरे दिन से जब आर्मी 3,000 की भेजी गई, 3 दिन तक जिसको उतरने नहीं दिया, ये गुनाह नानावटी कमीशन को नहीं दिखा है। मेरे मित्र मुकुल सिन्हा, जिनके साथ में 5 बार नानावटी कमीशन में खुद भी गया हूँ, प्रीतम जी, अहमदाबाद में, और मैंने वो प्रोसीडिंग देखा है। नानावटी तुला हुआ था नरेंद्र मोदी को एक्विटेड करने के लिए। मैंने नानावटी की 5 इंक्वायरीज में, प्रोसीडिंग्स में बैठने के बाद में मुकुल सिन्हा जी को कहा, वाई आर यू वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। वो गुजरात के बहुत मशहूर वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, गुजरात के हाई कोर्ट में भी मुझे लेके गए थे, उनका सम्मान मैंने देखा है। आपकी एक एक केस शायद कुछ लाख आपको फीस देने वाली है, आप तो यहाँ फुकट में खट रहे हो क्योंकि हुआ ही उतना भयानक था। आप फ्री ऑफ चार्ज केसेस लड़ रहे हो, लेकिन मुझे तो दिख रहा कि नानावटी तो नरेंद्र मोदी को एक्विटेड करने का प्री ऑक्यूपाई माइंड बना के बैठा हुआ है। ये मुझे उसके क्रॉस करते हुए जो मैंने प्रोसीडिंग देखी, दिन भर बैठा हूँ मैं, प्रीतम जी। मुझे नहीं मालूम महाराष्ट्र के कितने लोगों ने नानावटी कमीशन को अटेंड किया होगा, मैंने 5 बार किया है। मुकुल सिन्हा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नानावटी से मेरा परिचय भी किया। मीट माय लॉर्ड, माय फ्रेंड डॉक्टर सुरेश खैरनार। मैं इसलिए अपने हवाले से कह रहा हूँ, कोर्ट कैसा कोर्ट होता है। ये गोगोई वाला भी कोर्ट आपने देखा है, ये आपने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का भी कोर्ट आपने देखा है, ये आपने नागरिक विधेयक का भी कोर्ट आपने देखा है, और 370 का भी कोर्ट आप देख रहे हैं कि जो आज कम से कम 3 से 4 साल होने जा रहे हैं, और 370 की 80 याचिकाएँ आज भी प्रलंबित पड़ी हुई है। तो कोर्ट अपनी छोटी मोटी आबरू किसी छोटी मोटी घटना से बचा रही ऐसा लगता था, लेकिन कोर्ट ने ये लड़के को अगर एक्विटेड किया होगा, क्योंकि मैंने अधिकृत रूप से पूरा जजमेंट देखा नहीं, इसलिए मैं किया होगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का
इंटरव्यू देखा आपके जैसे किसी पत्रकार का, उनके सुरक्षित घर में, कई विज्ञान भवन में नहीं। एक कोई बच्ची है, मैं नहीं जानता, मेरे लिए नया चेहरा है, सिनेमा से लाई है या कोई सी सीरियल से पता नहीं। कोर्ट ने बाकायदा पूरी प्रक्रिया करके, बाकायदा पूरी पुलिस की पूरी ये करके कोर्ट ने किया है, हमने नहीं है, कोर्ट ने किया है। वो मिश्रा इस देश की कानून व्यवस्था संभालने वाला विभाग का राज्य मंत्री है। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। उसको कुचलने के दूसरे दिन या कुछ घंटों के भीतर में हटाना चाहिए था, इसलिए नहीं हटाया। 14 से 15% ब्राह्मणों की आबादी है उत्तर प्रदेश में। जिस ढंग से जाट या किसान वोट खिसकने का उनको अंदेशा है, दलितों का वोट मिलने की कोई संभावना नहीं, मुस्लिमों को भी वोट मिलने की संभावना उड़गड़ी और सहारनपुर और दुनिया भर के कांड करने के बाद, और मुसलमानों का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऊपर से आप हिजाब करके उस पर अपन आएंगे बाद में। तो अब वोट देने वाला संघ परिवार का सबसे रिजर्व फोर्स कौन सा है? तो ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मणों को नाराज न, खाली इतना ही कारण है मिश्रा को मंत्रिमंडल से न हटाने की एकमात्र वजह वो ब्राह्मण है, मिश्रा है। और वो जो साहबजादा है उसका, जिसने 8 लोगों को कुचल के मारा है, जो पूरे विश्व ने देखा है, वीडियो है। लानत है उस उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, जिसने उसको अरेस्ट करने की जगह में अपने पुलिस स्टेशन में बुला के चाय पिलाते हुए, मेरे पास में फोटो है उसके, और एक्शन क्या ली होगी। खैर लांजी उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। किसी केस में लंबित करना होता है, गुजरात भी उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। कैसे कैसे एफआईआर किए जाते, बिगाड़े जाते, बनाए जाते, दुरुस्त किए जाते, ये सब रिकॉर्डेड है, ये कुछ भी नया नहीं है। द डार्कनेस एट नून नाम की आर्थर कोसलर की एक मशहूर नॉवेल है रशियन मॉस्को ट्रायल्स को लेके। भारत के वर्तमान समय के कोर्टों का मैं लज्जित होकर कह रहा हूँ, 75 साल आज़ादी का है, हमारे संविधान का भी है, बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी संविधान की सुविधाजनक ढंग से आड़ लेते हैं ढाल के जैसी, और सुविधाजनक ढंग से उसको फुटबॉल बना के खेलते हैं। टोनी का जो मामला है, ये भारतीय संविधान के ऊपर का सबसे ब्लंट वायलेशन का केस है, जो कि खुले आम 8 किसानों को कुचल के मारने वाला जघन्य कांड है। जैसे वो जो एमएलए साहब को छोड़ा गया ना, वो भी एक्विटेड हुआ है। वो एक लड़की को खाली बलात्कार ही नहीं किया, उसके टोटल परिवार को एक ट्रक के नीचे वकील के साथ में कुचल के मारा है, और वो भी एक्विटेड हुआ है। एक्विटेड अमित शाह, इसी शहर में जस्टिस लोया, सोहराबुद्दीन का भाई मुझे भोपाल में मिला है, रुबुबुद्दीन, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्टों की इंक्वायरी मैंने की है, किसको बता रहे एक्विटेड? किस ढंग से मालेगांव के एक एक विटनेस को, प्रज्ञा सिंह को एक्विटेड करने के लिए एक एक विटनेस को हॉस्टल करा के शहीद भगत करकरे जी को गुनाहगार ठहराने की तरफ पूरा मामला जा रहा है। किसको बोल रहे हैं एक्विटेड की बात? इस गुजरात के इतने जघन्य कांड करने के बाद में जो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसमें कौन से कोर्ट की बात कर रहे नरेंद्र मोदी ने इस देश के कोर्टों की इज्जत का भाजीपाला तो उसी गुजरात में आज से 15 साल 10 साल पहले करके रख दिया है, जिसको आज 27 फरवरी को 20 साल होने जा रहे हैं। कौन से कोर्ट के आड़ लेकर ये बात कर रहे हैं टोनी को लेकर? राम रहीम वाला मामला आपने मुझे पूछा है, कौन सा राम रहीम के प्रति प्रेम आया? किसने अरेस्ट किया राम रहीम को? वर्तमान हरियाणा का मुख्यमंत्री जो बैठा है, खच्चड़ या झच्चड़, क्या नाम है उसका? खट्टर, नाम भी देख लो। उस खट्टर ने अरेस्ट किया ना, क्यों? वो है सतनामी सिख।
और ये कुल जनसंख्या होती है पंजाब में आज कम से कम 45 से 40। मैं खुद, मुझे पंजाब में फ़ोन करना पड़ा किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। मैं ये आंकड़ा क्या सुन रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी नहीं है जहाँ पर बाबा साहब पैदा हुए, पेरियार जहाँ पैदा हुए उधर भी नहीं है। ये आंकड़ा भारत का किसी राज्य का मुझे तो हाईएस्ट आंकड़ा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने बोले, इसीलिए तो सिख धर्म पैदा हुआ था यहाँ पर 500 साल पहले। 40 से 45 छोड़ दो, 46 छोड़ दो, 40 ही मान लो राउंड फिगर। क्योंकि चन्नी साहब को जब मुख्यमंत्री किया कांग्रेस ने, ये इतनी सस्ती, इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं वर्तमान सत्ताधारी दल, उस कारण। और ये टोनी का भी मामला सिर्फ ब्राह्मण होटो के, उनको रत्ती भर का प्रेम नहीं है। जब जब इनको जब समय आता आदमी को, हरेन पंड्या उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, वो भी एक गुजराती ब्राह्मण ही था। विठल भाई पंड्या मिले हैं मुझे, और हरेन पंड्या को किसने मारा ये कहने वाला मजमून जागृति पंड्या ने राणा आयुब को 2-2, 3-3 बार ये लोग एक साथ खाना खाए, मिले, मॉल में गए, सिनेमा देखा। जागृति पंड्या जो अभी बीजेपी में है डर के मारे, हरेन पंड्या की बेवा। तो जिस ब्राह्मण की आरएसएस बोला जाता है, और जिस संजय जोशी को उसी गुजरात से उसी समय तेरे कूचे से बेआबरू होके आना पड़ा इसी नागपुर में, मैंने उसके होर्डिंग देखी तेलंगड़ी तालाब के किनारे में, संजय जोशी जिंदाबाद। कौन लगाए क्या वो उन्हीं को मालूम। ये सब कांड करने वाले शख्स के मुंह में कानून की बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि कानून की धज्जियाँ इन्होंने कदम कदम पे गुजरात में कैसी कैसी उड़ाई है। ये अभी मराठी, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बांग्ला सब में आ चुकी है। ये पूरा देश भी अगर देख लेगा ना तो पता चल जाएगा। इसलिए कानून की बात कम से कम नरेंद्र मोदी न करे। जब आप कानून की बात करेंगे और ये सब जब रीओपन होंगे ना, इतिहास में ऐसा कोई असंभव नहीं है। हिटलर मुसोलिनी की भी न्यूरेनबर्ग ट्रायल चली है, और ये भी एक न एक दिन चलेंगी। हम दावे के साथ कहते हैं, हम भी उनसे 2-3 साल ही छोटे हैं। जो भी समय हमको भी ज़िंदगी का मिलेगा वो भी है हाथ में। हम आपके कैमरा से हम बता दे रहे हैं, हम छोड़ेंगे तो नहीं। ये सिर्फ हमने आपके कैमरा पे दिखाने के लिए नहीं लाए हैं। ये इतना जो हम खून अपना जला जला कर जो कर रहे हैं ना कोशिशें, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस, और गुजरात के सब रिपोर्ट्स हज़ारों पन्नों के हमारे पास में हमने जो रखे हुए हैं, वो सिर्फ हमारे अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं किए है। कानून की बात नरेंद्र मोदी न करे तो बेहतर होगा। अगर कानून की बात चलेगी ना तो दूर तक लग जाएगी, तो दूर तक नहीं, बहुत नज़दीक जाएगी। क्योंकि यूपी इलेक्शन ये उसका अभी ताज़ा 1 महीने के, आज हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं, वही दिन 1 महीना 28 दिन के 4 हफ्ते आज ही के दिन, दूध का दूध पानी का पानी। प्रीतम जी, इस दुनिया में हिटलर मुसोलिनी भी होके गए। वो भी दूमा के और संसद के थ्रू आए थे। दूमा बोलते बर्लिन की पार्लियामेंट को, और चैम्बर बोलते इटली के पार्लियामेंट को। उसको पार्लियामेंट नहीं बोलते, चैम्बर बोलते हैं, और इसको दूमा बोलते हैं। दोनों का क्या हश्र हुआ 1945 में, कुछ दिनों के भीतर में। एक का 24 अप्रैल है, अपने हाथ से पिस्तौल मार लेना, और एक को पेड़ के ऊपर टांग लेने का इटली में। वो टांग के रखा था शव, ताकि लोगों को पता चले कि इसका क्या हश्र हुआ है। और दोनों भी सो कॉल्ड लोकप्रियता के शिखर पे थे। दोनों भी सो कॉल्ड, जो लोकप्रियता का ये दावा कर रहे हैं ना कि मैं विश्व का सबसे लोकप्रिय होने का, जो झूठे झूठे आंकड़े उनके अपने ट्रोलों के द्वारा जो बताते रहते हैं, कितने लोकप्रिय है ये अभी यूपी में पता चल जाएगा, उत्तराखंड में पता चल जाएगा, गोवा में पता चल जाएगा, मणिपुर में पता चल जाएगा, और पंजाब में तो पक्का पता चल जाएगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश का तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। शायद ही कोई पागल होगा जो इनको वोट देगा, क्योंकि किसानों के साथ इन्होंने साल भर में जो किया है विश्व ने देखा है। रास्ते खोदने का, रास्ते बनाने वाला मिनिस्टर इसी शहर से है देश का, उसको मैं
हमारा लोकसभा का प्रतिनिधि भी है वो। उसको मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए गडकरी तुमको, कि तुम करोड़ों रुपए लोगों के मेहनत के टैक्स के पैसे लेकर रास्ते बना रहे हो, हजारों रुपए का टोल वसूल कर रहे हो उनसे रास्ते मेंटेन करने का, और रास्ते खुदवाने की कार्रवाई तुमने होने कैसे दी। मैं आज इस बहाने गडकरी को भी सवाल कर रहा हूँ, रास्ते खाली खोदे नहीं है, वो लिटरली खाइया बनाई है, खाइया बुलडोजर लगा लगा के। और क्लाइमैक्स आगे बचे कुछ रास्तों के ऊपर क्या डाला प्रीतम जी, ऐसे बड़े बड़े लोहे के कील नहीं बोलते उसको, लोहे की सलाखों को कील में कन्वर्ट कर करके, ये जो दिमाग है, और 3 डिग्री टेम्परेचर में ठंडे पानी का बौछारी की है किसानों के ऊपर। 125 किसान ऑन साइट मरे, ऑफ साइट कितने मरे वो छोड़ दो, 700 का आंकड़ा है। 700 का आंकड़ा है। ये सब बेवाएं भूलेंगे नहीं। और जो खून के आंसू रुलाए हैं ना उनके नेताओं को, पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तो अभी पीटी में बंद हो गया है कल परसों, भूले नहीं है। बिल्कुल जाट छोड़ेगा नहीं, जाट नहीं छोड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आग कर्नाटक में लगाई जा रही है। लड़कियां हिजाब पहन के कॉलेज में आए या नहीं आए, आज ही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस इंस्टीट्यूट में या जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में ड्रेस कोड अनिवार्य है, वहाँ कोई भी नीला कपड़ा पहन के, भगवा कपड़ा पहन के, हिजाब पहन के, बुर्का पहन के, भगवा झंडा लेके या किसी भी प्रकार का झंडा लेके नहीं जाएगा। लेकिन कोर्ट ये भी कहता है कि जिन कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है वहाँ ड्रेस कोड की तैयारियां करे। ये एक इशारा भी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो जो भारतीय संविधान में, उसके प्रियम्बल में अपने संस्कृति को लेकर, अपने ड्रेस कोड को लेकर, अपने धर्म की आराधना को लेकर, उपासना को लेके, प्रार्थना को लेके, व्यक्ति स्वातंत्र को लेके जो बात की गई है, क्या उसको पूरी तरह से नष्ट करना है? ये आखिरी सवाल है आपको। गेरुआ कपड़े पहन के मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी, या गेरुआ कपड़े पहन के कुछ लोकसभा के सदस्य, वो औरत हो या पुरुष, वो चलते हैं आपको वहाँ आपको ड्रेस कोड ने, देश की तो सबसे बड़ी सभागृह की बात कर रहे हैं ना आप, उस कर्नाटक के उन सभी बेल्टों को मैं जानता हूँ। उन कॉलेजों में कभी कभार मैं भाषण देने भी गया हूँ। असली मसला क्या है मालूम है? उन कॉलेज के डेली वेजेस के टीचर्स को परमानेंट बहाल करने का आंदोलन चल रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ जो 1500 रुपया रोज देकर बुलाए जाते हैं, उनको परमानेंट करने का आंदोलन चल रहा है। ये उससे डाइवर्ट करने का मामला है। ये दूसरा पुलवामा कर रहे हैं, क्योंकि अभी दोबारा पुलवामा करेंगे, दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो लोगों को उस ढंग से अभी आप बार बार नहीं बेवकूफ़ बना सकते। तो ये कोड के नाम पर दोनों की मिली भगत है, दोनों की। मैं कह रहा हूँ कि ओएसी की भी और इनकी भी, वो गाड़ी को पंक्चर करना या गाड़ी को गोली लगा के हमला, वो कैसा स्टेज मैनेज शो है। वो जो आदमी गाड़ी को, टायर को गोली मार सकता है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं मार सकता है? मैं वायलेंस के खिलाफ़ हूँ, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी उस दिन चारों टायर नीचे बैठे हुए देखकर। और फिर वो तमाशा, आप सिक्योरिटी लो, ये नहीं ले रहे, जैसा वो शादी में रुट जाते हैं लड़की वाले और उनको मनाते हैं, उस ढंग का वो पूरा ड्रामा दिख रहा था। तो इसलिए ये जो ड्रेस वाला जो चक्कर जो इन्होंने अभी शुरू किया, जो कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट के 1-2-4 कॉलेज की बात थी, जिसमें मैं अभी भी अगले महीने में जाने वाला हूँ, उस बात को राष्ट्रीय स्तर पे लाके उसको जो डिबेट, और राष्ट्रीय नहीं, अभी तो उपमहाद्वीप की बात हो गई, अब तो पाकिस्तान के भी स्टेटमेंट दिलवा रहे वो वहाँ से भी, और शायद दुनिया के भी कुछ और मुस्लिम मुल्कों के भी स्टेटमेंट दिलवा रहे। ध्रुवीकरण के राजनीति के अलावा जिस आदमी की जिंदगी के राजनीति का कोई मकसद ही नहीं रहा है, जिस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ पैदा होने के समय से, होश आया तब से, 17 साल की उम्र से जिस दिन शाखा ज्वाइन की थी, उसी दिन उस शाखा में मुसलमानों को लेके, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेके, महिलाओं को लेके जो जहर उम्र के 5-10 साल के बच्चों को जो डाला जाता है। कल ही पुणे से मेरे एक दोस्त की बेटी का
मुझे व्हाट्सअप आया है। 8 साल का बेटा मेरा मेरी सोसाइटी में खेलने के लिए नीचे जा रहा था, तो माँ होने के नाते मुझे उत्सुकता थी कहाँ जा रहा, तो मैं जाके खड़े रही तो देखा वो आरएसएस की शाखा थी। तो भी मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा कि ठीक है खेलने के लिए मिलता है। लेकिन जब वो एक मंत्र गा रहा था मेरे घर में आके, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले इस देश में मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए हैं और हमें उसका बदला लेना चाहिए, ऐसा कुछ वो मंत्र था। और वो मंत्र मेरा 8 साल का बेटा इसलिए बार बार दोहरा रहा था कि उसको कल जाके शाखा में दोबारा वो मंत्र अपने शाखा चालक को बताना था। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ताज़ा, मैं उसके ऊपर आज या कल आर्टिकल लिखने वाला हूँ। 8 या 10 साल का बच्चा शाखा में जाके मुसलमानों ने अत्याचार किए, कब? 200-300 साल पहले किए नहीं वगैरह वो छोड़ दो, 1 मिनट के लिए किए, खैरलांजी में किए, खरडा में किए, उलगड़ी में किए। इसका क्या मतलब? उसका बदला हम नागपुर में लेंगे, उसका बदला हम पुणे में लेंगे, उसका बदला हम अहमदाबाद में लेंगे, यही हो गया ना। जिस शाखा में इस ढंग का ट्रेनिंग दिया जाता हो वो गुजरात करता है, वो उलगड़ी करता है, वो खैरलांजी करता है। खैरलांजी आइसोलेशन का उदाहरण नहीं है। खैरलांजी में कोई डायरेक्ट आरएस हेडक्वार्टर से गया नहीं है। खैरलांजी की मानसिकता, जिसको ब्राह्मणी कावा या जिसको ब्राह्मणी दिमाग या क्या क्या बाबा साहब फुले बोलते थक गए, वो दिमाग, वो स्कूल है जो आज आने वाले 3 साल में 100 साल पूरा करने जा रहा है। उस स्कूल में 8-9 साल के बच्चे को जब ये बोला जाता है औरत के लेके, अल्पसंख्यक समाज को लेके, पर्टिकुलर ड्रेस को लेकर, वो बच्चा नरेंद्र मोदी, अमित शाह या टोनी के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। ये जो दंगे हैं, ये जो दंगों की राजनीति करके, ध्रुवीकरण की राजनीति करके, गाय के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, हिजाब के नाम पे, ये एक राजनीतिक विश्व के सबसे बड़े दल की बौद्धिक दिवालियापन की सबसे बड़ी मिसाल है। जिस राजनीतिक दल को 135 करोड़ आबादी के मुल्कों को 40% से ज़्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, आज भी कितने सारे लोग बगैर पानी से तड़प तड़प के मर रहे हैं। बगल में यवतमाल जिला है, कोलम लोगों का सर्वे किया था हमने बीच में, कभी फॉस्फेट या क्या फ्लोराइड पानी पी पी के लोगों के शरीर कैसे टेढ़े हो गए हम देख के। पीने के पानी की बात कर रहा हूँ मैं। सड़कें, रास्ते और बगैर खाने से मरने वालों की संख्या, सिर्फ उसके लिए अभी आपको गढ़चिरौली या मेलघाट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके भी शहर में रात को आधा पेट या बगैर खाने से सोने वाले लोग हैं। 50 लाख के आसपास नागपुर की जनसंख्या होते जा रही। मैं बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली की भी नहीं बात कर रहा। जिस महाराष्ट्र की तरफ इशारा करके ये बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो सिर्फ अपने भी शहर की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा कि मेरे भी अगल बगल में रहने वाले कई सारे घरों में चूल्हा, क्योंकि क्या महंगाई है, जो सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया होगा और जो दाल और जो सब्जी आज आकाश को छू रही होगी। मैं मटन मच्छी की बात नहीं कर रहा, अंडों की बात नहीं कर रहा, दूध की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा देने वाले खाने की बात कर रहा हूँ। उसके दाम की बात नहीं चल रही, ट्रांसपोर्ट की बात नहीं चल रही, किरायों की बात नहीं चल रही, नौकरियों की बात नहीं चल रही। हर साल 2 करोड़ आप रोजगार देने की बात करके सत्ता में आए थे ना 2014 में। आपके होर्डिंग्स आज भी मुझे दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आपने पर्दों पर लगाए हुए थे दिल्ली के बस स्टैंड के ऊपर, मैंने अपने आंखों से देखे। एक मौका मुझे दो, एक मौका मुझे दो। और क्या थे दावे? हर साल 2 करोड़। प्रीतम जी, मैं दावे के साथ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2 करोड़ भी टोटल 8 साल में 2 करोड़ भी रोजगार नहीं दे सके हैं। उल्टा रोजगार छीनने वालों की संख्या कितने करोड़ों में है, वो कल परसों ही आंकड़े आए हैं। 4 करोड़ के आसपास संख्या जारी है रोजगार छीनने का। 4 करोड़ के देश, दुनिया में देश भी नहीं है। 4 करोड़ रोजगार छीने गए लोगों के आंकड़े
सरकारी एजेंसी बोल रही है, प्लानिंग कमीशन ने उनके आंकड़े लिए है, रिजर्व बैंक ने उनके आंकड़े लिए हैं, उनकी मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री को लोकसभा में 2 घंटे के भाषण में मैं रोजगार नहीं दे सका दोस्तों, मुझे बहुत शर्म है। मैं कोरोना में 40 से 50 लाख लोग मरे हुए लोगों को नहीं बचा सका दोस्तों, मुझे माफ़ करो। ये भी कन्फेशन किया होता ना तो हमने माफ़ किया होता, क्योंकि हम भी मानते कि 135 करोड़ आबादी के मुल्क को चलाना आसान नहीं है। ये ईमानदारी बरतनी चाहिए थी, कम से कम कन्फेशन ही करना था ना। इसको दोष दो, उसको दोष दो, और एक दोष अपने ऊपर लिया। गुजरात में इतने लोग मारने के बाद में आप अपना राजनीतिक करियर बनाते हो। ऐसे आदमी ने लोकसभा में कम से कम कोरोना में इतने लाख लोग मरे, कोरोना में हमसे ये गलती हो गई, कोरोना में मैंने ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन कर दिया, नोटबंदी में मैंने ऑल ऑफ सडन 9 नवंबर को ऑल ऑफ सडन नोटबंदी करके 100-200 लोग ठंड में मर गए और हजारों लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार नहीं मरे। कोरोना में जो लोग चले ना, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक, कलकत्ता से लेके जो उल्टा पुल्टा सफ़र हुआ ना पूरा देश भर में, जो भी पापी पेट के लिए काम के लिए गए शहरों में, वो लोगों का वापसी जो सफ़र हुआ, और आप किसी एक प्रदेश को जहाँ आपकी सरकार नहीं, उसके मत्थे मर रहे, और उस प्रदेश का राज्यपाल आपका राज्यपाल का भूमिका करने की जगह में मुख्यमंत्री को ताना मारा कि आप सेकुलर हो गए, आप सिद्धिविनायक मंदिर क्यों नहीं खोल रहे, आप विठल मंदिर क्यों नहीं खोल रहे। आप एक तरफ पाबंदियों की बातें करते हो प्रधानमंत्री के नाते, मन की बात में आप थाली पे जा रहे हो, आप मोमबत्ती लगाने की बातें कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपका राज्यपाल कह रहा है कि आप मंदिर खोलो। दूसरी तरफ आपका मुख्यमंत्री जो इसी शहर से पूर्व मुख्यमंत्री मंदिर खोलने का सत्याग्रह करता है। शर्म आनी चाहिए। आखिरी बात बोल के मैं रुकने वाला हूँ। कुंभ मेला, कुंभ मेला कब किया आपने? उस समय का मुख्यमंत्री कुंभ मेला के खिलाफ था उत्तराखंड का, उसको बदल के खाली कुंभ मेला के लिए मुख्यमंत्री लाने का इतिहास आपको बता दूं मैं आखिरी। कुंभ मेला में कितने लोग आते हैं मालूम है आपको? कुंभ मेला में करोड़ों लोग आते हैं रोटेशन में, 1 महीना चलता है। आज शुरू होता है, अगले 20 तारीख को बंद होता है, और 1 महीने में डुबकी लगाने के लिए आते हैं हरिद्वार में, और डुबकी लगा के कहाँ जाते हैं? गांव में वापस अपने गांव में। और देश का कोने कोने से, साउथ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ये कोरोना का प्रबंधन था आपका। आप उसके लिए मुख्यमंत्री बदल के कुंभ मेला करवा दिए आपने उसके लिए मंदिर की बात आपने खुद ही शुरू में छेड़ी थी। आपको उस समय मंदिर बनाना आपके लिए कुंभ मेला का सबसे बड़ा अहम काम लग रहा था। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपने 1000 करोड़ की घोषणा की थी मंदिर के लिए। आपने कोरोना के लिए फंड इकट्ठा करने की कोई याद आती है आपको? 1000 की जगह 3000 करोड़ इकट्ठा हो गए थे। शर्म आनी चाहिए उस मंदिर न्यास ट्रस्ट को। राम का नाम लेके बोल रहे, और राम नाम बोल के मरने वाले लोगों को बचाने के लिए 2000 करोड़ बचा हुआ क्यों नहीं दे दिया भाई? प्रधानमंत्री कोष में ही दिया होता। भले उस कोष को आज कुछ कोई टीका टिप्पणी कर रहा होगा, कोस रहा होगा, छोड़ो, मैं उसमें उस बहस में नहीं जाता, आज वो हमारा विषय नहीं। प्रधानमंत्री राहत कोष में ही दिया होता ना पैसा। 1000 करोड़ की अपील थी और 3000 करोड़ आ गया। ये राम मंदिर न्यास बोल रहा है। मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, फिजाबों के ऊपर, गायों के ऊपर आपकी राजनीति चलती है। आपकी राजनीति लोगों के पेट के ऊपर, आपकी राजनीति लोगों के कपड़ों के ऊपर, आपकी राजनीति लोगों के रोज़मर्रा के सवालों के ऊपर नहीं चलती है। आपकी राजनीति इस लेवल पे आ गई। ये भारतीय राजनीति का दिवालियापन का क्लाइमैक्स का उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में लव जिहाद, घोषणा पत्र में, उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र का मैं हवाला देके बोल रहा हूँ, प्रेम करने को लेकर जिस देश में कानून बनाया जाता हो, प्रेम करके जो बाबा साहब आम्बेडकर ने, इस देश की जातीय व्यवस्था तभी खत्म होगी जब अंतर जातीय अंतरधर्मीय शादियाँ होगी। हिंदू मिल को लेके आप तालियां बटोर रहे हो। सरदार सरोवर से लेके सुभाष बाबू से लेके बाबा साहब तक स्मारकों की घोषणा कर रहे हो। उन्होंने क्या
कौन से अब नरेंद्र नाम लेकर आप जी रहे हो, उस नरेंद्र दत्त जिसका नाम विवेकानंद कहा जाता है, क्या कहा था? भारतीय जाति व्यवस्था के कंधे के ऊपर बैठकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का आगमन हुआ है। और आखिरी बाबा साहब की घोषणा जिंदगी की रही, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उस बाबा साहब का सपने का भारत था, अंतरजातीय अंतरधर्मीय शादियाँ, क्योंकि तभी जात और धर्म का पचड़ा खत्म होगा। ये बाबा साहब का जिंदगी का लक्ष्य रहा है। महात्मा गांधी का भी लक्ष्य रहा है। महात्मा गांधी ने बाबा साहब के ही कारण कहिए, पूना पैक्ट के ही कारण कहिए, उनको भारतीय जाति व्यवस्था अगर भगवान ने भी बनाई होगी तो उस भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, ये कहना पड़ा है। और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं ऐसी किसी शादी में नहीं जाऊँगा जो शादी जाति हो, एक ही जाति में सेम बिरादरी की होगी, मैं सिर्फ अंतरजातीय शादी में जाऊँगा, अंतरधर्मीय शादी में जाऊँगा। और बाबा साहब के, महात्मा गांधी के, जयप्रकाश नारायण के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, अलग अलग महापुरुषों के प्रेरणा से हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने अंतरजातीय अंतरधर्मीय शादियाँ की है। मैं कैमरा पे कहता हूँ, हमने ऐसी शादियाँ की है। हमारा जीवन का, समाज बदलने का एक मात्र नहीं, वो भी एक माध्यम है। और आप उन शादियों को रोक लगाने का कानून बनाते हो, आप ड्रेस कोड की बात करते हो, आप गोहत्या और दुनिया भर की चीज़ों की बात करते हो। लानत है ऐसे मुल्क के ऊपर जिस 135 करोड़ आबादी के मुल्क की विश्वगुरु बनने की आप बार बार दोहराते रहते हो विश्व के पटल पे जाके। ऐसे मुल्क में सिर्फ कपड़ों, सिर्फ खाने, सिर्फ मंदिर मस्जिद के ऊपर राजनीति ला के रख दी है। भारतीय आज़ादी के 75 साल का ये सबसे बड़ा अपयश की राजनीति का पर्व चल रहा है, ये बोल के मैं रुकना चाहूँगा। बिल्कुल। तो खाने को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर, आचरण को लेकर राजनीति हो रही है बार बार, चाहे अनिल कुमार बिष्ट हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनके सारे प्रचार के भाषणों में कब्रिस्तान आता है, स्मशान आता है, दंगे आते हैं, हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, और विकास की बातें पूरे प्रचार के दौरान बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। वो बेहद शर्मनाक है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, इन सब मुद्दों पर आपने विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत आभार, क्योंकि इस ढंग के अभिव्यक्ति के लिए कोई मंच, आज दुख की बात है, इस देश में आज बचा नहीं है। आवाज़ इंडिया सही माने में आवाज़ नाम को आप सार्थक कर रहे हो। मैं दुआ करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपकी आवाज़ ऐसी ही बुलंद बनी रहे और हमारे जैसे लोगों को आप ऐसी स्पेस भविष्य में भी देते रहिए, तभी हमारे सपनों का भारत बनेगा, बचेगा, रहेगा। अन्यथा भारत को बिगाड़ने के लिए तुले हुए है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुले हुए है। और हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से दुआ करेंगे कि भारत भारत ही बना रहे। बिल्कुल। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।